हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपको यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1956। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1956 में। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1953 में। ठीक है, और जो इसमें सबसे शुरू में जब इसकी ये आयोग आया था तो इसमें कितने थे? 16 राज्य थे शुरू में। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश थे। 3 कितने थे? 3 थे संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और जब बाद में सुझाव दिया गया तो 1956 में, 1993 के बाद कब? 1956 में कितने हो गए? 14 राज्य और 6 संघ राज्य, मतलब केंद्र राज्य। और जो इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? वो फजल अली ने करी थी। किसने? फजल अली ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लोहयस्क, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी हीरे के लिए। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा तेल के लिए। इसके लिए? तेल के लिए। ठीक है, तो ये होन्शु, होन्शु का अर्थ क्या होता है? होन्शु, होन्शु का अर्थ होता है ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, और ये क्या है? होन्शु क्या है? जापान का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और यह द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए, जस्ते के लिए और तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस गवर्नर को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? ठीक है, ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो चलिए दोस्तों बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, किसको कहा गया था? तो ये आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। तो लॉर्ड रिपन के बारे में बताइए। और ठीक है, बताइए लॉर्ड रिपन के बारे में। ठीक, क्या भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इसने लॉर्ड रिपन ने क्या कार्य किए? तो उसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब करी थी? 1882 में। ठीक है, कब करी थी? 1882 ईस्वी में। ठीक है, और इसको, रिपन को क्या कहा जाता है? इसको ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इसके रिपन के प्रमुख कार्य क्या थे? इसके प्रमुख कार्य थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की इसने समाप्ति कर दी थी, जो 1882 ईस्वी में आया था। ठीक है, और प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो 1881 में आया था, वो भी इनके ही कार्यकाल में आया था। और प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में, वो भी इन्होंने ही कराई थी। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति भी 1882 ईस्वी में इन्होंने ही कराई थी। इलबिल्ट बिल विवाद कब हुआ था? 1882 ईस्वी। और अकाल संहिता की स्थापना कब हुई थी? 1883। ये सभी कार्य किन्होंने किए? लॉर्ड रिपन ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? ऑप्शन ए ASCII, ऑप्शन बी होलरिथ कोड, ऑप्शन सी EBSDIC, ऑप्शन डी ISCII। तो बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। तो कौन सा हो जाएगा? ASCII। तो ASCII की फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, और ये जो, तो ASI कोड में क्या होता है? 7 या 8 बिट होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में ये बिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो बताइए कितने दिए जाते हैं? तो कितने दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं 6। ठीक है, 6।
तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई? तो नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति में, साहित्य में, भौतिक साइंस में, रसायन में, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने सन 1901 में इसकी शुरुआत की थी। शुरू में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन ए द ब्रोकन विंग, ऑप्शन बी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ऑप्शन सी द गोल्डन बर्ड, ऑप्शन डी द बर्ड ऑफ टाइम। तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा द गोल्डन बर्ड। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई हैं? द ब्रोकन किंग, ये भी उनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये भी उनके द्वारा लिखी हुई है, और द बर्ड ऑफ टाइम, ये भी उनके द्वारा लिखी गई है। बस केवल वही पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये क्या है? बहिनी दरबार समाचार पत्र कहाँ? मध्य प्रदेश के रीवा जिले की जावा तहसील के डाभोरा ब्लॉक से वर्ष 2008 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और ये महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए ही लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए नरसानायक, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी अच्युत राय, ऑप्शन डी वीर नरसिंह। तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा वीर नरसिंह। ठीक है, तो तुलुव वंश की स्थापना कब हुई थी? 1500। तुलुव वंश कब से कब तक रहा? 1505 से 1570 तक। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी तुलुव वंश की? तो अभी बताया है किसने? वीर नरसिंह ने। तो ये वीर नरसिंह कौन थे? ये नरसा नायक के पुत्र थे। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें द्वितीय बलाफार की भी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन ए धनुर्वेद, ऑप्शन बी शस्त्रशास्त्र, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी योग वेद। तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? योग वेद। ठीक है, जो देखो ये धनुर्वेद है, शस्त्रशास्त्र है, आयुर्वेद उपवेद है, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देश में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया, ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, ऑप्शन डी वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। तो देखिए ये भूमध्य रेखा है, ये कितने देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा? तो ये कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, किन किन से? साओटोम और प्रिंसिप से, नंबर 2 गैबन से, नंबर 3 कांगो गणराज्य से, नंबर 3 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से। ठीक है, नंबर 4 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से, नंबर 5 युगांडा से, नंबर 6 केन्या से, नंबर 7 सोमालिया से, नंबर 8 मालदीव से, नंबर 9 इंडोनेशिया से, नंबर 10 किरिबाटी से, नंबर 11 इक्वेडोर से, नंबर 12 कोलंबिया से और नंबर 13 ब्राज़ील से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण के 60 वर्ष पूरे हो गए। उपग्रह को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए ऑस्कर 1, ऑप्शन बी निसार उपग्रह, ऑप्शन सी लैंडसैट 9, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्कर 1। ठीक है, ये ऑस्कर 1 क्या है? ये उपग्रह है। ये जो उपग्रह था इसको ऑस्कर 1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट था ये लॉन्च किसने किया था?
SCAR कंपनी ने किया था। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स कैरिंग एमेट्योर रेडियो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 31 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो कितनी है? 30 वर्ष। ठीक है। राज्यसभा सदस्यों की योग्यता, क्या क्या योग्यताएं हैं? अनुच्छेद 84 के अनुसार क्या क्या योग्यताएं हैं? नंबर 1, भारत का क्या हो? नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। नंबर 3, कोई ऐसी अन्य अहर्यताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हो। नंबर 4, उम्मीदवार को संघ या उस राज्य क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता भी होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? ऑप्शन ए हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन बी एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मतलब कैलकुलेटर कौन सी पद्धति पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य करता है। और कंप्यूटर एक प्रकार के क्या है? गणितीय गणना करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केन बेतवा नदी परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी रोहेलखंड, ऑप्शन सी बघेलखंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। ठीक है, तो ये क्या है? इससे 103 कितनी 103 इस परियोजना से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट और सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इसका लाभ किस किस देश को मिलने वाला है? एक तो यूपी को, ठीक है, एक एमपी को, और एक अभी हमने बताया है बुंदेलखंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? ऑप्शन ए सचिवालय से गोमती नगर, ऑप्शन बी सचिवालय से मुंशी पुलिया, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, ऑप्शन डी चारबाग से हजरतगंज। तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। लखनऊ क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा कौन है गैस प्रधान? नाइट्रोजन। प्रधान का मतलब जो सबसे ज़्यादा है। तो देखते हैं कितनी कितनी गैस है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78.08% है। ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है? 20.95%। ठीक है। और ये आर्गन कितनी है? आर्गन बताएंगे, आर्गन कितनी है? 0.93। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? यह 0.033%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी शिव। तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्या हो जाएगा? इंद्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा कितना है? इंद्र का है। तो ऋग्वेद में क्या कहा है? ऋग्वेद में 128 क्या है? सूक्त हैं। ठीक है, 128 सूक्त हैं और 10,462 क्या हैं? रचनाएं हैं। ठीक है, रचनाएं हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा भी गया है। और जो इसको ऋग्वेद को पढ़ते हैं, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं हम? होत्र कहते हैं। और सर्वाधिक वर्णन अभी बताया हमने किसका है? इंद्र का है। तो इंद्र के लिए कितनी रचनाएं हैं इसमें? इंद्र के लिए है 250 रचनाएं। ठीक है। और उस इंद्र के बाद किसके बारे में सबसे ज़्यादा रचनाएं हैं? अग्नि के बारे में। कितनी? 200। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कहाँ पर है। ये है हैदराबाद में। और इसकी स्थापना बताएंगे, स्थापना कब हुई है इसकी। ठीक है, स्थापना कब हुई है इसकी? 15 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 2006,
ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2007। तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2006। 2006 में क्या हुआ, ये लागू हुआ। अधिनियम लागू कब हुआ, ये अधिनियम लागू तो हुआ 2005 में, मतलब बना तो ये स्थापित तो हुआ 2005 में, लेकिन लागू कब हुआ, ये लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 में। याद रखेंगे सभी कब लागू हुआ, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बताइए स्टैच्यू ऑफ ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में। तो ये है क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है, मूर्ति है, ठीक है। किनकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इनको क्या कहते थे हम, इनको लौह पुरुष भी कहते थे। यह विश्व की सबसे लंबी कितनी 182 मीटर की प्रतिमा है इनकी, कितनी 182 मीटर, ठीक है। इसका अनावरण किसने किया था, पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने कब किया था बताइए, 31 अक्टूबर 2018 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में मुखिया को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए दरोगा, ऑप्शन बी फौजदार, ऑप्शन सी सूबेदार, ऑप्शन डी कोतवाल। तो अपना आंसर हमें बताएंगे क्या कहा जाता था, कमेंट बॉक्स में इसे कहा जाता था कोतवाल, ठीक है, कोतवाल कहा जाता था। तो कोतवाल का कार्य क्या होता था उस टाइम, कोतवाल का कार्य होता था घरों और सड़कों का लेखा रखना, लेखा जोखा रखना, ठीक है। और कस्बे को, जैसे कोई बड़ा कस्बा है तो उसको कई भागों में बांटकर दूसरे व्यक्ति को कार्य, मतलब अपने से नीचे वालों को कार्य सौंपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, ठीक है। और सरदार पटेल क्या थे, हमारे प्रथम गृह मंत्री थे। और जगजीवन राम कौन थे, ये प्रथम, जगजीवन राम कौन थे, प्रथम श्रम मंत्री थे। क्या थे, प्रथम श्रम मंत्री, प्रथम श्रम मंत्री, ठीक है। और मोरारजी देसाई क्या थे, ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, वो भी कौन से नंबर के, 6ठे नंबर के थे, ठीक है। और गोविंद वल्लभ पंत कौन थे बताइए, गोविंद वल्लभ पंत थे ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री, यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे क्या थे, गृह मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अर्थवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद, ठीक है। तो बताइए कौन सा है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। तो ये है यजुर्वेद, ठीक है। चलिए इसमें कितने मंडल हैं, इसमें 10 मंडल हैं, कितने 10 मंडल हैं इसमें, ऋग्वेद में 10 मंडल है। और 1028 क्या हैं, सूक्त हैं, एवं रचनाएं कितनी हैं, 10,462 क्या हैं, रचनाएं हैं, 10,462 रचनाएं हैं, ठीक है। इस वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान लिखा गया था। ऑप्शन ए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, ऑप्शन बी 3 वर्षों में, ऑप्शन सी 3 वर्ष से अधिक अवधि में, ऑप्शन डी 2 वर्षों में। वैसे तो तुम्हें सबको पता ही है, लेकिन ये उलझाने के लिए एग्जामिनर ऐसा कुछ दे देता है। तो चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। तो बताइए कितने दिनों में बनकर तैयार होता है ये बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अच्छा एक बार बताइए, इसको जब ये संविधान बना था तो इसमें बहस हुई थी, तो बहस कितने दिन हुई थी, वो बहस कितने दिन चली थी, 114 दिन वो बहस चली थी, ठीक है। तो एक बात और बताइए हमें कि इसमें संविधान को बनने में कुल कितना खर्चा आया था, कुल खर्च बताइए कितना आया था, ठीक है। तो कुल खर्च बताएंगे हमें कितना आया था, तो आया था 63 लाख
96,729 रुपया खर्च आया था इसमें कुल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 8। तो बताइए कितने दिए गए हैं? कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ये दिए गए हैं 11। ठीक है, क्या पहले कितने? पहले 10 थे। तो जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत मूल कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई? 11 कर दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन ए लोक चुनावों में वोट डालना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, ऑप्शन सी लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। तो बताइए अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक चुनावों में वोट डालना। तो मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में रखा गया है? 4 क के, और अनुच्छेद कौन सा है? 51 क के अंतर्गत रखा गया है। इसे स्वर्ण सिंह समिति की क्या कर गई थी? अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य हमारे कितने थे? 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी स्वर्ण क्रांति, ऑप्शन डी पीली क्रांति। तो हम अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तिलहनों से बताइए कौन सी क्रांति, तिलहनों वाली कौन सी क्रांति होती है? पीली क्रांति। ठीक है, तो हमें ये बताएंगे आप हरित क्रांति किससे संबंधित है? यह है खाद्यान्न से संबंधित। किससे? खाद्यान्न से। ठीक है, तो हमें श्वेत क्रांति बताइए आप, श्वेत क्रांति भी बताइए। श्वेत क्रांति किससे है? दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है। और स्वर्ण क्रांति बताइए हमें, स्वर्ण क्रांति किससे है? बागवानी से। किससे? बागवानी से, बागवानी से। और ये हमने पीली क्रांति बता दिया है आपको, किससे है? तिलहनों, तिलहनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मक्खन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो हमें अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या रहता है? रासायनिक सूत्र क्या रहता है? C6H12 और O6। इसको क्या कहते हैं हम? सबसे, यह क्या है? सबसे सरल, सबसे सरल हाइड्रोजन है ये, हाइड्रोजन। याद रखेंगे। ठीक है, और इस स्वाद में कैसा होता है? ये स्वाद में होता है मीठा। ठीक है, और ये क्या करता है? सजीवों की कोशिका में क्या करता है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी किन्नौर, ऑप्शन डी कुलेर। तो बताइए अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सा जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो ये कौन सा जिला है? ये किन्नौर जिला है। और किन्नौर जिला कहाँ का है? ये हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश, HP, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो इस जिले की सीमा किसके साथ लगती है? तिब्बत, तिब्बत के साथ लगती है। तिब्बत कहाँ है? तिब्बत जो कि चीन के साथ, तिब्बत मतलब चीन के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोजाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए जर्कोनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी टाइटेनियम, ऑप्शन डी लोह। तो अपना आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या हो जाएगा? थोरियम, थोरियम। तो थोरियम क्या है ये? देखिए मोनोजाइट क्या है? मोनोजाइट थोरियम का ये प्रमुख अयस्क है। यह है केरल के मालाबार, कहाँ? केरल के मालाबार के समुद्र तटीय मोनोजाइट रेत में सर्वाधिक पाया जाता है। कितना? विश्व का 75%। कितना? विश्व का 75% थोरियम कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत में पाया जाता है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत की महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग,
ऑप्शन डी वसुमित्र। तो अपना आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसके समकालीन थे ये किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग की। ठीक है, अब देखिए पुष्यमित्र शुंग कौन है? ये है शुंग वंश के संस्थापक, शुंग वंश के संस्थापक, याद रखेंगे। ठीक है, और इनकी रचना बताइए। महाभाष्य पुस्तक पतंजलि की पुस्तक कौन सी है? महाभाष्य एग्जाम में पूछी गई है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, घटता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी परिवर्तन होता है। तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बढ़ता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि नमी में और इसमें नमी आ जाती है, तो नमी से इसके ऊपर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। ठीक है, तो इससे लोहे का भार बढ़ जाता है। क्या इसके ऊपर क्या जम जाता है? फेरिक ऑक्साइड। क्या? फेरिक ऑक्साइड। इस चीज़ का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अपना आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये कब बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद? अच्छा, संविधान सभा प्रथम बैठक कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। और ये क्या है? ये अस्थायी है। तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्या थे ये? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और फिर कब स्थायी कौन बने? ये तो 9 थे, और 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को कौन बन गए थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो भी कैसे? स्थायी। कैसे? स्थायी। अब बात आई है क्योंकि पहले की, तो पहले में तो देखो भाई यही आएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वो बाद में बने, भले ही स्थायी रहे लेकिन वो क्या रहे? स्थायी। अगर स्थायी पूछा जाएगा कि स्थायी सदस्य कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पहले अध्यक्ष पूछा जाएगा तो कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखेंगे, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो याद रखेंगे, कन्फ्यूजन अपना दूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, कौन सी ग्रंथि है वो? पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन डी अधिवृक्क। तो बताइए कौन सी ग्रंथि है वो? अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, और अग्नाशय मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी। तो आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि पहली कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो बताएंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो पहली कौन है सबसे बड़ी? बताएंगे। तो पहली है यकृत, जिसको आप क्या बोलते हैं? लीवर। और आप सोचते होंगे कि हमने लीवर का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि लीवर कहाँ होता है। तो लीवर पेट के दाहिनी तरफ, कहाँ होता है? पेट के दाहिनी तरफ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन ए राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्य वित्त मंत्री, ऑप्शन सी राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा कमेंट बॉक्स में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। तो देखिए, केंद्र में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को कहाँ? विधानसभा अध्यक्ष, किसके? विधानसभा अध्यक्ष द्वारा क्या होना चाहिए? प्रमाणित होना चाहिए वो। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारणों से हैं?
ऑप्शन ए ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन बी वैश्विक तापन, ऑप्शन सी ओजोन रिक्तीकरण, ऑप्शन डी आबादी बढ़ना। तो बताइए अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आबादी बढ़ना। ठीक है, तो जैसे वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण के अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आबादी का बढ़ना क्या है, सर्वप्रमुख, क्या है, सर्वप्रमुख कारण है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है। ऑप्शन ए चंडीगढ़ का, ऑप्शन बी लक्षद्वीप का, ऑप्शन सी दमन और दीव का, ऑप्शन डी पांडिचेरी का। तो अपना आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसका है। तो हम बताएंगे किसका है, पांडिचेरी का। तो केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल का अवरोही क्रम क्या है। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर उसके बाद क्या है, दिल्ली। फिर उसके बाद बताएंगे क्या है, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, याद रखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, पांडिचेरी, पांडिचेरी। फिर क्या है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। और फिर दमनदीव, दमनदीव। और फिर क्या है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त करना, ऑप्शन बी भारत की महिला आबादी के बहुराष्ट्रीय अंतर्ग्रहण को बेहतर करना, ऑप्शन सी भारत में सभी बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ऑप्शन डी अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह प्रणाली पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, तो हमें अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वाला, भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात तथा समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त करना। ठीक है, तो ऐसे ही यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के जेएस की प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।